हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग जो है मैकियावेली के परिचय, अध्ययन पद्धति और मानव स्वभाव संबंधी विचारों को हम लोगों ने पढ़ा है। मैकियावेली के आज जो है धर्म और नैतिकता संबंधी विचार, राज्य की उत्पत्ति और राज्य के विस्तार का सिद्धांत और राजा के आचरण का सिद्धांत, इन तीन बिंदुओं को आज हम लोगों को पढ़ना है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट यह है कि आपसे मैंने कई वीडियो में भी ये बात कहा है कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए और हमें जहाँ तक हो सके उसका फ़ोटो खींच के हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड करके ज़रूर जांच करवाइए, ताकि हमें ये पता चल सके कि आप हमारे वीडियो को देखकर नोट्स बना रहे हैं। तभी आपकी अध्ययन सही तरीके से हो पाएगी और आपको हम सही से मार्गदर्शित कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं मैकियावेली के जो आज हम लोग जिस विचारों को पढ़ना है। तो मैकियावेली के हम लोग इस विचार को हम लोगों को पढ़ना है। कौन? धर्म एवं नैतिकता संबंधी विचार। धर्म एवं नैतिकता संबंधी विचार। दूसरा, राज्य की उत्पत्ति एवं विस्तार का सिद्धांत। और तीसरा है राजा के आचरण का सिद्धांत। राजा के आचरण का सिद्धांत। मैकियावेली को शुरू करने से पहले यह चीज जान लिया जाए कि मैकियावेली ने अपने विचार में जो मानव के स्वभाव संबंधी जो विचार इसने दिए थे, यही इसके विचार की मूल बिंदु है। और हमको उसके मानव के स्वभाव के संदर्भ में मैकियावेली के विचार को यदि समझ में आ गया है तो निश्चित तौर से इन सब चीज़ों के बारे में हमें जो जानकारियां हैं यह अपने आप होती चली जाएंगी। यदि मानव के स्वभाव के बारे में ये नकारात्मक अवधारणा को रखता है तो ये धर्म के बारे में क्या सोचता होगा, नैतिकता के बारे में क्या सोचता होगा, हम इसके बारे में एज्यूम कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं। सटीक बातें तो नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत धारणा हम जरूर बना सकते हैं कि यदि मानव के स्वभाव में बहुत दुष्टता है, बहुत ही कपटी है, तो हम उस धर्म को, नैतिकता की बात की क्या आशा रख सकते हैं, ये भी हम समझ सकते हैं उससे। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, उसके विस्तार का क्या सिद्धांत रहा होगा और राजा का आचरण कैसा होगा, ये तीनों जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं मैकियावेली के मनुष्य के स्वभाव संबंधी जो अवधारणा है उसी पे आधारित है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, ये समझ लीजिए कि मानव के स्वभाव संबंधी अवधारणा मैकियावेली ने अपने दो महत्वपूर्ण पुस्तकों में दिया है। मानव के स्वभाव की जो नकारात्मक अवधारणा है उसको उसने प्रिंस में दिया है और मानव के नकारात्मकता के साथ साथ उसमें कुछ सकारात्मक, कुछ अच्छाइयाँ भी है, इस बात की अवधारणा जो है उसने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में दिया है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि धर्म और नैतिकता संबंधी उसकी अवधारणा क्या होगी। धर्म और नैतिकता के संदर्भ में मैकियावेली बता के उसने इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग करना चाहिए। राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग बताकर ही यह आधुनिक राजनीति शास्त्र का पिता बन गया। इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए और हमें है भी कि पूरा जो मध्यकाल का युग है, जो 476 ईस्वी से लेके 15वीं शताब्दी तक का जो राजनीतिक के चिंतन का जो इतिहास रहा, मध्यकाल का इतिहास, ये पूरा अंधकार का इतिहास रहा। इसमें कोई स्वतंत्र राजनीतिक चिंतन ही नहीं हो पाया। इसका मूल वजह यह था कि धर्म का पकड़ जो है राजनीति पर बहुत जबरदस्त तरीके से था। जो धर्म, जो चर्च, जो पादरी जो बात बताते थे वही राजनीति के लिए क्या हो जाता था, नियम और कानून हो जाते थे।
और इसी कारण से कोई स्वतंत्र राजनीतिक चिंतन नहीं हो पाया। मैकियावेली इस धर्म और नैतिकता को देख के उसे ये लगा कि राजनीतिक चिंतन की जो शुरुआत है, जब तक इसको अलग नहीं किया जाएगा तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। राजनीति से धर्म एवं नैतिकता, धर्म एवं नैतिकता को अलग किया। यही एक बात जान लीजिए, मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, इसे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जब राजा के आचरण के सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ जो है मैकियावेली की तुलना जो है चाणक्य से की जाती है। चाणक्य को मैकियावेली कहा जाता है और मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है इस संदर्भ में। लेकिन राजनीति को धर्म से और धर्म और नैतिकता से अलग करने की बात यह कहकर राजनीति शास्त्र का पिता बन गया। यही हम थोड़ी सी इनकी तुलना महात्मा गांधी से करते हैं। गांधी जी से इसकी तुलना थोड़ी सी किया जाए। गांधी जी ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग नहीं बताया। इन्होंने कहा कि यदि राजनीति जो है एक ऐसी तलवार है जो धर्म के बिना केवल अत्याचार की भावना को अत्याचार को ही परिणाम देगा, और यदि उसको धर्म के म्यान में रखा जाए राजनीति को, तो ये अपने उचित परिणाम को देगा, सार्वजनिक कल्याण के जैसे परिणाम को देगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि राजनीति हमेशा धर्म और नैतिकता से जुड़ी रहे। सार्वजनिक कल्याण, राजा सार्वजनिक कल्याण को करे, वह अपने धार्मिक उत्तरदायित्वों को समझे। इसके लिए जरूरी है कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़ा जाए। लेकिन ये जो मैकियावेली है, ये 16वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक प्रिंस में ही यह बात लिख दिया कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग रखना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग जब नैतिकता की बात हो गई और धर्म की बात हो गई, तो इसका स्थान देखा जाए कब कहाँ क्या रहा। जो नैतिकता है, चूंकि राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति यूनान की भूभाग से हुआ है, यूनान देश से हुआ है। यूनान में नैतिकता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और नैतिकता के अभाव में किसी भी राजनीति की कल्पना नहीं की गई है। चाहे वह सुकरात हो, चाहे वह प्लेटो हो, और चाहे वह अरस्तु हो, अपने विचारों में नैतिकता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। राज्य को वह नैतिक संस्था मानते हैं, स्वाभाविक संस्था मानते हैं। स्वाभाविक संस्था मानने के पीछे उनकी अवधारणा क्या थी? यह नैतिक है। जब हम लोग मध्ययुग में आते हैं, मध्ययुगीन अवधारणा के बीच में जब आते हैं, तो मध्ययुग में जो राजनीति है, उस राजनीति में धर्म की पकड़ बहुत जबरदस्त थी। अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया कि 476 से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच का जो समय है, ये पूरी तरीके से धर्म प्रधानता वाली समय है। इसमें धर्म के अलावा या धर्म के बाहर कोई किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं की जाती है। इसीलिए स्वतंत्र राजनीतिक चिंतन का विकास नहीं हो पाता है। और लोगों के मन में ये बात बैठी हुई थी कि यदि मनुष्य की जो सुख है वह कहीं ना कहीं ईश्वरीय आदेश निर्देशों को पालन करने में ही है। इसके अलावा किसी सुख और किसी शांति की कल्पना नहीं की गई है। मैकियावेली इसका खंडन करता है कि धर्म संबंधी ये जो बातें हैं कि मनुष्य का सुख केवल धर्म में आस्था रखने से या ईश्वर के निर्देशों को पालन करने से ही होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये बातें मनुष्य की इच्छाओं से या मनुष्य के समझ की परे चीज़ है। ये लोग हैं जो लोग चर्च में हैं या धर्म के ठेकेदार लोग हैं, उनका यह निर्देश है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य है वह है सुख की प्राप्ति करना, और यह सुख की प्राप्ति कहीं से भी किसी भी जगह से हो सकती है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि धर्म की किताबों में और ईश्वरीय आस्था में विश्वास रख के इसे प्राप्त किया जा सके।
इस तरीके से धर्म की मान्यताएं और नैतिकता संबंधी जो अवधारणा है, इसको जो है मैकियावेली खंडित करता है और यह बताता है, यह बात एक स्टेटमेंट के रूप में बताता है जिसको यह जान लिया जाए कि कहा कि प्राकृतिक कानून जैसी कोई अवधारणा नहीं है। प्राकृतिक कानून जैसी कोई अवधारणा नहीं है। प्राकृतिक कानून जैसी कोई अवधारणा नहीं है तथा सार्वभौमिक अधिकार का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है। साध्य ही साधन का औचित्य है। इसको 3 खंडों में बांट के 3 तरह के प्रश्न बनाए भी जाते हैं। मैकियावेली ईश्वरीय कानून में विश्वास करता है, प्राकृतिक कानून में विश्वास करता है, मानव निर्मित कानून में विश्वास करता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ईश्वरीय कानून या प्राकृतिक कानून में विश्वास नहीं रखता है। कोई अवधारणा जैसी कोई अवधारणा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, सार्वभौमिक अधिकार। मनुष्यों को प्रकृति ने कोई अधिकार भी दे नहीं रखा, कोई भी अधिकार मनुष्य को नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो किसी अधिकार की बात नहीं करता है। और तीसरी बात है, साध्य ही साधन का औचित्य है। यदि साध्य पवित्र है और साधन अपवित्र है तो भी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और राजा को हमेशा अपने साध्य पर ही ध्यान देना। साध्य का मतलब उद्देश्य होता है। यदि हमारा उद्देश्य अधिकतम नंबर को प्राप्त करना है और इस अधिकतम नंबर को प्राप्त करने के लिए हमें नकल जैसी व्यवस्था की साधन को अपनाना है तो मैकियावेली के अनुसार यह सही है। यदि आप 100% अंक से पास होना चाहते हैं तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करके पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो नकल के माध्यम से या चोरबाजारी के माध्यम से प्रश्न को प्राप्त करके आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मैकियावेली के अनुसार ये चोरी करके भी 100% अंक प्राप्त करना ये जायज है, क्योंकि आपको आपका ध्येय क्या है, 100% अंक को प्राप्त करना। साधन पर ये विशेष ध्यान नहीं देता। यही वो गांधी जी से अंतर हो जाता है। गांधी जी ये कहते हैं कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। हमारा यदि लक्ष्य पवित्र है तो उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो हम रास्ता अपनाते हैं, जो साधन अपनाते हैं, वो भी बिल्कुल उचित होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। लेकिन गांधी जी से जस्ट उल्टा विचार है और इसी बात को लेके इसने ये सारी बातें कहा कि प्राकृतिक कानून की बात करेंगे तो ईश्वरीय बात आ जाएगी, सार्वभौमिक अधिकार की बात करेंगे तो जनता की सार्वभौमिकता की बात आ जाएगी, साधन की बात करेंगे तो फिर साध्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है इन सब बातों को न माना जाए और साध्य पे ही क्या किया जाए, पूरी की पूरी तरीके से फोकस किया जाए। यदि साध्य हमारा शक्ति की प्राप्ति करनी है तो यह नहीं देखना है कि कितना हमारे साथ कितना हमको हम निर्दयता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, जनता के अधिकारों की कुचल कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान हमको नहीं देना है। किन चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमें अपनी शक्ति का विस्तार करना है और उसे ही हमको हासिल करना है। ये बातें कह के इसने अपने बातों के माध्यम से राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया। ठीक, राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने के पीछे इसके 4 दृष्टिकोण हैं जो अब और स्पष्ट हो जाएंगे कि इसने राज्य को या राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग क्यों करता है। एक एक करके हम लोग देखते हैं चारों कौन कौन से दृष्टिकोण है जिसके आधार पे मैकियावेली राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करता है। तो पहला यह है
राज्य राज्य स्वाभाविक समुदाय नहीं है। राज्य क्या है? स्वाभाविक समुदाय नहीं है। स्वाभाविक समुदाय बताने वाले जो विचारक है वह प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, और इन लोगों ने ये बात बता के राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में स्थापित किया। इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं, राज्य एक स्वाभाविक समुदाय नहीं है। राज्य का निर्माण मनुष्यों की दुष्ट प्रवृत्ति के कारण हुई है। ठीक है, मनुष्य का स्वभाव दुष्टता भरी है, और इस दुष्टता भरी स्वभाव के कारण लोगों ने क्या किया, आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया। मानव निर्मित है। आगे हम लोग अभी चर्चा भी करेंगे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और राज्य के विस्तार के सिद्धांत में। तो ये स्वाभाविक समुदाय नहीं मानता है। ठीक है, दूसरा, मानव के राज्य स्वाभाविक समुदाय नहीं है, बल्कि मनुष्य की प्रकृति क्या है, दुष्टता भरी है। दूसरी बात जो है इसका है यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण जो मैकियावेली है, हमने इसके जीवन परिचय में यह बात बताया था कि ये 4 साल या 5 साल तक लिपिक के पद पे होने के बाद, चूंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए इसे राज्य में राज्य सचिव, प्रशासन के सचिव के पदों पे लंबे समय तक कार्य करने का इसको अवसर मिला था। और प्रशासन में उन सारी गतिविधियों को इसने देखा जिसमें कहने के लिए नैतिकता है, बल्कि वे लोग सारे लोग नैतिक अनैतिक साधनों का प्रयोग करके ही अपने प्रशासनिक कृत्यों को करते थे। इसलिए इसने उस विचार को आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि हूबहू उसी रूप में उसने बताया कि नहीं, सभी लोग नैतिक अनैतिक साधनों का प्रयोग करके अपने कार्यों को करते हैं। इसलिए केवल नैतिकता की दुहाई देना, धर्म की बातें ही कहना और उसके आधार पर शासन को स्थापित करना, ये बिल्कुल बेईमानी वाली शब्द है, और इसके आधार पर कभी शासन किया ही नहीं जा सकता है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण था। और तीसरी जो इसकी दृष्टिकोण थी वह था मनुष्य के स्वभाव के बारे में। मनुष्य के स्वभाव के बारे में। मनुष्य के स्वभाव के बारे में कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है। इसने कहा कि जो मनुष्य का स्वभाव है ये काफ़ी घमंडी वाला है, काफ़ी दुष्टता वाला है, काफ़ी स्वार्थी वाला है। अपनी दुष्टता और स्वार्थ के कारण ये आपस में टकराते रहते हैं। इसलिए ऐसे निरंकुश शासन की ज़रूरत है जो शासन करने में निरंकुश शक्ति का प्रयोग करे। ठीक है, और निरंकुश शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति नैतिक और धर्म के आचरण से ग्रसित नहीं होते हैं। निरंकुश शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हमेशा नैतिक साधन और धर्म के बातों से वह परे होते हैं। धर्म और नैतिकता अच्छाई के शब्द होते हैं। यदि इसका अनुसरण शासन और प्रशासन में किया जाए तो शायद दुष्टता भरी व्यवहार को नियंत्रित करने में वह शासक क्या होगा, कमजोर होगा। इसलिए मनुष्य की दुष्टता भरी स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक शासक को निरंकुश होना चाहिए। ये बात रहा। और जो इसकी चौथी बात रही वह है शक्ति और वीर पुरुष में आस्था। वीर पुरुष में आस्था। मैकियावेली ये जानता था कि जो राज्य है, शक्ति के अभाव में उसके अस्तित्व की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। शक्ति वो साधन है जो राज्य के अस्तित्व को बनाए रखता है, राज्य के विस्तार में उसकी आवश्यक भूमिका निभाता है। राज्य के जो भी हित है उस हितों की पूर्ति जो है शक्ति के माध्यम से ही होता है। और जो शासक है वह उदार प्रवृत्ति का नहीं, बल्कि निरंकुश शक्ति रखने वाले
तानाशाह प्रवृत्ति के रखने वाले व्यक्ति के द्वारा ही होनी चाहिए, तभी वह राज्य के नागरिकों की सुरक्षा कर सकता है, राज्य के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। ये चार जो बातें हैं, इन्हीं बातों के आधार पे जो मैकियावेली है, इसने राजनीति को नैतिकता से और धर्म से अलग रखने की बात कहा। आलोचना के रूप में ये कहा जा सकता है कि जो मैकियावेली है वह एक प्रतिभाशाली विचारक होने के साथ साथ आधुनिक राजनीति शास्त्र का पिता है, इसके बावजूद भी वह धर्म और नैतिकता को अपने राजनीति में स्थान नहीं देता है। उसकी मंशा पर यदि विचार किया जाए, मैकियावेली की क्या उद्देश्य रहा, क्या मंशा रहा, तो वह धर्म और नैतिकता को गलत नहीं ठहराता है। वह कई जगह यह स्वीकार भी करता है कि जो धर्म है और नैतिकता है वह शासन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। नागरिकों को सद्जीवन प्राप्ति करने के लिए और सद्जीवन में ही उसका विकास है, यह बात शासन के माध्यम से नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता के माध्यम से ही बताई जा सकती है। इस तरीके से वह धर्म और नैतिकता का समर्थन भी करता है। दूसरी जगह कुछ विचारकों ने इस विचार का कैसे अपने स्टेटमेंट के माध्यम से समर्थन किया, उसको जान लीजिए। एक और चीज समझ लीजिए बिल्कुल व्यवहारिक सच्चाई के रूप में, जैसे मान लीजिए कि मैकियावेली के संदर्भ में कोई कथन और स्टेटमेंट आता है और वह कथन या स्टेटमेंट उसकी प्रशंसा के संदर्भ में है और आपको याद नहीं आ रहा है कि ये किसका होगा किसका नहीं होगा। यदि याद है तब तो ठीक है, यदि याद नहीं है और आपको ये बात पता चल जाता है कि यह कथन मैकियावेली के संदर्भ में और उसकी प्रशंसा में कही जा रही है, तो आंख मूंद के आप जो है लगा दीजिएगा प्रोफेसर डनिंग। प्रोफेसर डनिंग जो है ऐसे विद्वान हैं जो मैकियावेली की समीक्षा उसकी प्रशंसा में ही किया। किसी भी विचारक की समीक्षा उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों के आधार पर किया जा सकता है। जो जिस तरीके के विचारक होते हैं उस तरीके के दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। लेकिन प्रोफेसर डनिंग ने जब मैकियावेली की समीक्षा किया तो उसकी प्रशंसा में ही सारी बातें कहा। जैसे हम लोग कल जो है मैकियावेली को स्टार्ट करते समय बताया था कि मैकियावेली पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है, अपने समय का शिशु है, ये प्रोफेसर डनिंग ने ही कहा था। इसी तरीके से जब धर्म और नैतिकता को राजनीति से मैकियावेली अलग बताता है कि ये अलग अलग होना चाहिए, तो कुछ लोग इसे अनैतिक बता दिए, अधार्मिक बता दिए। लेकिन इसमें यह कहा प्रोफेसर डनिंग कि जो मैकियावेली है, मैकियावेली अनैतिक नहीं है। मैकियावेली अनैतिक नहीं है बल्कि अनैतिक नहीं है बल्कि धर्म एवं नैतिकता से उदासीन है। धर्म और नैतिकता से उदासीन है। मैकियावेली अनैतिक नहीं है बल्कि धर्म और नैतिकता से उदासीन है। किस संदर्भ में कहा? जब मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक बताया, अलग बताया, तब उसकी समीक्षा के संदर्भ में प्रोफेसर डनिंग ने यह बात कहा। आगे जो है फ्रेडरिक पोलक ने कहा कि जो मैकियावेली है उसके विचार जो है वैज्ञानिक तटस्थ है। मैकियावेली के विचार वैज्ञानिक तटस्थ है। वैज्ञानिक रूप से क्या है? तटस्थ है। यह बात किसने कहा? फ्रेडरिक पोलक ने कहा। जो धर्म को विश्वास करने वाले, नैतिकता की भी दुहाई देने वाले जितने लोग होंगे, उनको ऐसा लगता होगा कि मैकियावेली धर्म के विरुद्ध है। मेरा भी मानना है कि मैकियावेली की जो विचार और यथार्थवादी विचारधाराओं पर आधारित है और नैतिकता न केवल अच्छाइयों की दुहाई देता है बल्कि उन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है कि अच्छाइयाँ यदि धरातल के स्तर पे लागू हो रही हैं, व्यवहार में उसका प्रयोग हो रहा है, तब तो ठीक है।
कथन के रूप में, भाषण के रूप में, कहानी के रूप में, लिखावट के रूप में यदि कोई नैतिकता है और धरातल के स्तर पे वो नहीं है तो वो नैतिक चीज़ें नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं नैतिकता का संबंध केवल हवा हवाई बातों से नहीं, दिखावा पे नहीं, बल्कि यथार्थ के धरातल पर भी होना चाहिए। और मैकियावेली का जो दृष्टिकोण है पूरी तरीके से यथार्थवादी है, यथार्थ के धरातल पे है, इसलिए उसे अनैतिक और नैतिक या अधार्मिक कहना पूरी तरीके से गलत है। अब जो है मैकियावेली की जो राजनीति का धर्म और नैतिकता से अलग होने की बात को करने के बाद अब उसकी हम लोग राज्य की उत्पत्ति और राज्य के विस्तार के सिद्धांत को देखते हैं। इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा कि इसके जो भी विचार हैं उन सारे विचारों के, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि इसके सारे विचारों की मूल जो बिंदु है वह है मनुष्य के स्वभाव की नकारात्मक अवधारणा। इसी पे सारे विचार केंद्रित हैं। जब यथार्थवादी क्यों है, नैतिकता का विरोध क्यों करता है, ठीक है, निरंकुश शक्ति शासक की बात क्यों करता है, उसके पीछे क्या है, मनुष्य की गलत स्वभाव। उस गलत को रोकने के लिए सारी बातें वो क्या करता है। अब हम लोग जो है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देखेंगे। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और राज्य के विस्तार का सिद्धांत। राज्य के विस्तार का सिद्धांत, दो बातें हैं, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और राज्य के विस्तार का राज्य के विस्तार का सिद्धांत। जो मैकियावेली है, हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि अरस्तु के जो विचारों का प्रभाव पड़ा वह आधुनिक राजनीतिक विचारकों में मैकियावेली पर भी पड़ा। लेकिन राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो मैकियावेली के विचार हैं वो अरस्तु के विचारों से बिल्कुल भिन्न है, यूनानी राजनीतिक चिंतकों से बिल्कुल भिन्न है। केवल जो सोफिस्ट वर्ग हैं, यूनान के जो सोफिस्ट वर्ग हैं, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत दिया वही सिद्धांत आपका मैकियावेली ने दिया। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में मैकियावेली का जो सिद्धांत है वह दो प्रकार के हैं, दो विचारों पे बल देता है। एक है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, और दूसरा है शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत विचारकों को पढ़ने के बाद जो पॉलिटिकल थ्योरी है, दूसरा यूनिट जो हम लोग को पढ़ना है, उसमें हम बताएंगे कि राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति के कितने सारे सिद्धांत, उन सारे सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या, विस्तृत जो लेक्चर उसमें दिया जाएगा। अभी हम लोग को यह समझना है कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो मैकियावेली ने जिस सिद्धांत का समर्थन किया वह कौन है। तो मैकियावेली सामाजिक समझौते के सिद्धांत का भी अनुसरण करता है और शक्ति का सिद्धांत, दोनों का अनुसरण करता है। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है यह उदारवादी राज्य की कल्पना करता है। इसमें सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हाब्स ला रूसो का नाम महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मैकियावेली है इस समझौते सिद्धांत का अनुसरण करके वह हाब्स के करीब जाता है। ठीक है, कई बार ये पूछ सकता है कि मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अनुसरण करके किसका समर्थन करता है, हाब्स का, लाक का, रूसो का, उपरोक्त तीनों केवल हाब्स। तो बहुत लोग ये कहेंगे, सोच लेंगे कि नहीं सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अनुसरण किया तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत हाब्स, लाक, रूसो तीनों का है, तो तीनों को लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अनुसरण तो करता है, लेकिन वह हाब्स की विचारधारा का अनुसरण करता है, लाक और रूसो की विचारधारा का अनुसरण नहीं करता। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये फंसाने के लिए और आपसे गलती कराने के लिए इन तीनों का नाम दे दे के क्या कर सकता है, पूछ सकता है।
तो सामाजिक समझौता यहाँ पूछेगा कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मैकियावेली किस सिद्धांत का समर्थन करता है, तो सामाजिक समझौते का तो समझ में आ रहा है। लेकिन नाम यदि हाब्स ला क्रूसो देगा तो आप गलत कर देंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इन तीनों में केवल हाब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का ही जो है मैकियावेली अनुसरण करता है। अब हम लोग ये समझना है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत वास्तव में है क्या, जो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मैकियावेली ने भी स्वीकार किया है। मैकियावेली ने यह माना कि राज्य विहीन समाज रहा है, व्यक्ति और व्यक्तियों का जो समाज है अतीत में राज्य के बिना भी रहा है। इस बात की सच्चाई को मैकियावेली मानता है। राज्य व्यक्ति के बहुत बाद बना। क्यों बना? इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि मनुष्य स्वभाव से बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, बहुत ही स्वार्थी है, लालची है, महत्वाकांक्षी है, अहंकारी है, भय से ग्रसित है, अपनी स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह के गुणों को धारण करने वाला मनुष्य जब समुदाय में रहता है तो उसकी टकराहट दूसरे मनुष्य के स्वार्थी टकराहट से होना ही होना है। जब इन स्वार्थ प्रवृत्तियों को लेकर मनुष्य में टकराहट होनी शुरू हो गई तो मनुष्यों ने आपस में समझौता किया कि हमारे इस विवादों का समाधान करने के लिए किसी ऐसे एक तटस्थ शासक का निर्माण किया जाए कि जो हमारे इन विवादों को समाधान कराकर हमें सही तरीके से जीवन निर्वाहन करने की क्या दे, एक व्यवस्था दे। यही सोच, यही टकराहट, यही संघर्ष राज्य की उत्पत्ति का कारण बना। ठीक है, और राज्य की उत्पत्ति का कारण बना। यदि मनुष्यों में स्वार्थ प्रवृत्ति, झगड़ा करने की प्रवृत्ति नहीं होती और इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए आपस में सहमति और समझौता नहीं बनाए होते तो शायद राज्य का उदय नहीं हुआ होता। ठीक है, तो इसी वजह से राज्य की क्या होती है, राज्य की उत्पत्ति होती है, यह समझौते के परिणाम स्वरूप। चलिए, राज्य की उत्पत्ति हो गई समझौते के कारण, लेकिन यह सामाजिक समझौता यदि क्या करता है, यदि ये ऐसे पूछेगा कि जो मैकियावेली है, मैकियावेली के अनुसार राज्य मानव निर्मित है कि मानव निर्मित नहीं है, कि प्राकृतिक है कि ईश्वरीय है, तो मानव निर्मित ही है। लेकिन मानव निर्मित होने के साथ साथ यह व्यक्तियों की तुलना में राज्य बहुत बड़ा है। कभी कभी हम लोग जब उदारवादी विचारधारा को पढ़ेंगे तो उसमें हमको ये बताएंगे हम कि उदारवादी जो विचारधारा है वह राज्य और मनुष्य के बीच में जब तुलना करता है तो तुलना करने में बताता है कि व्यक्ति राज्य से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि व्यक्ति ने राज्य का निर्माण किया है, राज्य मानव निर्मित है, तो जिसको जिसने बनाया वह उससे बड़ा है। लेकिन यहां मैकियावेली क्या कहता है? मैकियावेली ने कहा कि मनुष्य ने राज्य को जरूर बनाया है, लेकिन राज्य मनुष्य से छोटा नहीं है, बल्कि मनुष्य से राज्य बड़ा है। राज्य के अस्तित्व पर ही मनुष्य का अस्तित्व टिका हुआ है और राज्य के नहीं रहने पर मनुष्य फिर उसी अवस्था में चला जाएगा जिस अवस्था में उसे टकराहट और बहुत दंगे भरी जिंदगी को जीने के लिए विवश रहा करता था। और अब क्या है, राज्य ने उसकी इस विवशता से को समाधान किया है, उसके विकास में एक साधक का रूप में काम किया है। इसलिए अब यह क्या हो गया, बहुत आवश्यक हो गया है। इस मानव निर्मित राज्य में राज्य क्या है, बहुत बड़ा है। अब यह बहुत बड़ा है तो बहुत निरंकुश, बहुत ही शक्तिशाली है। व्यक्ति और राज्य की तुलना जब मैकियावेली करता है तो यह बताता है कि मनुष्य क्या है, राज्य की तुलना में छोटा है, भले ही राज्य को इसने निर्माण किया है, और राज्य बहुत ही शक्तिशाली है। जो उसका राज्य का शासन करने वाला जो शासक होगा वो काफी निरंकुश होगा। क्यों होगा? क्योंकि मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का स्वभाव दुष्टता भरी है। उस दुष्टता भरी व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए निरंकुश शक्ति की जरूरत होगी, निरंकुश शासक का जरूरत होगा। इसलिए जो शासक होगा वह निरंकुश होगा। अब इस संदर्भ में हाब्स लाक रूसो में जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत दिए हैं तो कहा गया कि लाक को नहीं माना, रूसो को नहीं माना, या हाब्स को ही माना। हाब्स भी बताता है कि सामाजिक समझौते से राज्य बना, मानव निर्मित है, लेकिन जो शासक होगा वह काफी शक्तिशाली होगा, काफी निरंकुश होगा। वह उसके जो कानून होंगे वह जनता को मानना अनिवार्य होगा। जनता को कोई प्राकृतिक अधिकार कहीं से मिला हुआ नहीं है। राज्य जो अधिकार देगा उसी अधिकार को पालन करेंगे और राज्य द्वारा बनाए गए जो कानून है उसका अनुसरण करेंगे, तभी वह जो क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और राज्य को विरोध करने का कोई अधिकार जनता को मिला नहीं है। यह बात हाब्स ने भी कहा और यही बात मैकियावेली ने भी कहा।
तो मैकियावेली के द्वारा सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से जिस राज्य की उत्पत्ति की बात की जाती है वह लाक और रूसो की नहीं बल्कि हाब्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, एक बात आता है शक्ति का सिद्धांत। निरंकुश राजा की बात होने से शक्ति का सिद्धांत भी स्पष्ट हो जाता है कि जो राजा होगा वो काफी शक्तिशाली होगा, जो प्रजा होगी उसके पास कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं होगा। राजा को उसने कहा कि छल कपट को पकड़ने के लिए लोमड़ी जैसा चालाक और जो भय को दबाने के लिए भेड़िए को दबाने के लिए शेर जैसा साहसिक शासक होना चाहिए। तो उसने शासक में चालाक और साहस दो गुणों को होना अनिवार्य बताया। किसी भी अभी हम लोग पढ़ेंगे राजा के आचरण के सिद्धांत में भी, लेकिन इस कथन का शक्ति के संदर्भ में आया है। तो उसने जो है शेर जैसे साहस रखने वाले व्यक्ति के पास ही शासक होने का क्या होना चाहिए, होने के दायित्व को सौंपा जाना चाहिए। यदि वह व्यक्ति साहसी नहीं है तो वह शासन करने के योग्य नहीं है। प्लेटो के संदर्भ में दार्शनिक राजा ही सारी सामाजिक बुराइयों का समाधान करने वाला है। वह शक्ति का प्रयोग नहीं करता है बल्कि अपने ज्ञान के माध्यम से शासन करता है। और यहाँ मैकियावेली कहता है कि नहीं, दार्शनिक शासन और ज्ञान से शासन नहीं होता है, शक्ति के माध्यम से ही शासन होता है। क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में प्रेम और भय होता है और भय उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए शासन को हमेशा शक्ति का प्रयोग करके ही शासन को जनता को क्या करना चाहिए, जनता को शासित करना चाहिए। तो शक्ति के सिद्धांत का भी अनुसरण राज्य की उत्पत्ति में ये करता है और सामाजिक समझौते के सिद्धांत का भी अनुसरण ये मैकियावेली करता है। इसके बाद जो है हम लोग राज्य के विस्तार का सिद्धांत पढ़ेंगे। राज्य का विस्तार का सिद्धांत क्या है? राज्य के विस्तार के सिद्धांत, राज्य के विस्तार के सिद्धांत में मैकियावेली जो है कहता है कि जिस प्रकार पारा में जिस प्रकार जो पारा होता है, पारा में हमेशा विस्तार की गुंजाइश होती है, ठीक उसी अनुसार मनुष्य के स्वभाव में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। यही बात राज्य के लिए भी जरूरी है कि राज्य वैभव और व्यवस्था का हमेशा विस्तार करे, तभी उसका अस्तित्व बना रहेगा। मनुष्य को जीवित रहने के लिए पारे का स्वभाव के समान अपनी प्रवृत्ति को बनाए रखता है। इसको देख लीजिए, जिस प्रकार पारा का स्वभाव विस्तार होता है, इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव ही है। इसी प्रकार मनुष्य का आगे बढ़ने का स्वभाव होता है, आगे बढ़ने का स्वभाव होता है, राज्य भी अपने वैभव एवं व्यवस्था को बढ़ाकर राज्य अपने वैभव एवं व्यवस्था को बढ़ाकर अपने अस्तित्व को बचा सकता है, अपने अस्तित्व को बचा सकता है। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। किसी भी ये चूंकि जो सेंटेंस है इस सीक्वेंस में भी नहीं बल्कि इस भाव वही है और किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। बस ये समझिए कि मनुष्य का स्वभाव पारे के समान होता है। जिस प्रकार पारे का स्वभाव हमेशा आगे बढ़ने का विस्तार में होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव में आगे बढ़ने की हमेशा लालसा होती है।
और राज्य को भी ये करना चाहिए कि महाराज को अपनी वैभव और व्यवस्था का हमेशा क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, बढ़ाए रखना चाहिए, तभी उसके अस्तित्व उसका बरकरार रहेगा। नहीं तो राज्य यदि अपने वैभव और अपनी व्यवस्था को नहीं बढ़ाता है तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। यहाँ इस विचार के माध्यम से हम ये समझेंगे कि जो मैकियावेली हो विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति का समर्थन करता है। सीमित राज्य छोटे राज्य शक्तिशाली राज्य के नहीं, एक बड़े राज्य शक्तिशाली राज्य का समर्थन करता है और राज्य अपनी शक्ति को बढ़ा बढ़ा के अपने साम्राज्य का विस्तार वो करता रहे, इस बात का क्या करता है, समर्थन करता है। राज्य बड़े साम्राज्य का समर्थन करता है, छोटे राज्य का समर्थन नहीं करता है। क्योंकि मैकियावेली के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि जो इटली की 5 भागों में विखंडन था, उस विखंडन ने इटली को बहुत छोटा कर दिया था और इस विखंडन को एकीकरण करना था, राज्य की सीमाओं का विस्तार करना था, बड़ा करना था। इटली की खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा और सम्मान को पुनः उसे प्राप्त करना था और यह तभी प्राप्त हो सकता था जब विखंडित इटली एकीकृत हो और उसकी राजनीतिक सीमाओं का विस्तार हो। तो ये बात इसने स्पष्ट रूप से कह दिया, कोई भी राज्य का अस्तित्व तभी संभव है जब अपनी सीमा और अपनी वैभव और अपनी व्यवस्था का बार बार वो क्या करता है, विस्तार करते रहता है और इसी विस्तार में वो शक्ति के सिद्धांत का क्या करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, इस प्रकार जो है हम इस विचार को समझने के बाद अब इसके उस विचार को समझने का प्रयास करेंगे जिसमें इसने राजा के आचरण का सिद्धांत देता है। राजा के आचरण का सिद्धांत, तीसरा बात है राजा के आचरण का सिद्धांत। राजा के आचरण का सिद्धांत, देखिए जो राजा के आचरण का सिद्धांत है, यही ये बात जो कहा, इसी बात के आधार पे मैकियावेली को इटली का चाणक्य और चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया। ठीक है, अब ये देखा जाए राजा के आचरण का सिद्धांत मैकियावेली कहाँ करता है। मैकियावेली की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है प्रिंस। प्रिंस के 18वें भाग में राजा के आचरण का सिद्धांत देता है। राजा के आचरण का सिद्धांत, राजा के आचरण का सिद्धांत मैकियावेली अपने पुस्तक प्रिंस के 18वें भाग में देता है। अब उसमें क्या देता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग देखते चलते हैं। ये महत्वपूर्ण था कि ये कहना कहाँ दिया है, उसके बाद एक एक बिंदु को देखते हैं। निरंकुश शक्ति वाले राजा का समर्थक, इस बात की व्याख्या हम लोग समझ जाएंगे। इस बात की व्याख्या भी उसने जो है अपने मानव के स्वभाव के संदर्भ में जो इसने अवधारणा दिया वह बहुत ही नकारात्मक रहा। इसी नकारात्मक अवधारणा के कारण वह निरंकुश शक्ति वाले राजा की क्या करता है, कल्पना करता है। यदि राजा निरंकुश होगा, निरंकुश शक्ति का प्रयोग करेगा, तो निश्चित तौर से मनुष्य के दुष्टाभरी जो स्वभाव है उसको नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद से जो बताया निरंकुश शक्ति वाले राजा का समर्थन के बाद विधि का शासन होना चाहिए।
राजा जो है अपने द्वारा बनाई गई जो विधि है उसी विधि से एक शासन करेगा, न कि प्राकृतिक विधि या ईश्वरीय विधि की कोई प्रावधान नहीं है। ये सब धर्म की बातें थी जिसको पहले ही उसने राजनीति से अलग करके रखा है और कहा राजा द्वारा बनाई गई जो विधि है उसी विधि के माध्यम से राजा क्या करेगा, शासन करेगा। और जनता को क्या है, इस विधि के पालन करने में ही उनकी भलाई है और उनके अधिकार जो है सुरक्षित है। इसके बाद से वह जो है ये कहता है सम्मान की लालसा, सम्मान की लालसा उसने बताया कि जो राजा है उससे हमेशा जनता के सामने दिखावा भरी स्वभाव को प्रकट करना चाहिए ताकि जनता उसको हमेशा सम्मान की नजर से दिखे। उसे उदारता, दयालुता, ये सब बातें केवल दिखावा के रूप में करनी चाहिए ताकि उसे जनता के माध्यम से सम्मान प्राप्त हो। ठीक है, तो सम्मान की लालसा का ये दिखावा है। दूसरा, निजी संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं। शासक को इसने निर्देश दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को हत्या का दंड दे दे, लेकिन उसकी संपत्ति को हड़पने का कभी भी प्रयास न करे, नहीं तो शासक के लिए ज्यादा दुखदायी और संकट भरी स्थिति हो सकती है। व्यक्ति की जो निजी संपत्ति है वह स्वाभाविक संपत्ति होती है। इसके बारे में कल हम लोगों ने एक स्टेटमेंट को देखा था जिसमें उसने कहा था कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है लेकिन अपने संपत्ति के लुटेरों को कभी वो भूल नहीं सकता, ना उसे कभी माफ कर सकता है। तो शासक को हमेशा व्यक्ति के निजी संपत्ति को में कभी भी कोई हस्तक्षेप या उस पर कोई प्रकार का कब्जा या नियंत्रण करने की कोशिश जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है राजा में जो शासक है, शासक में दो गुण होने चाहिए, चालाक और साहस। साहस, लोमड़ी।